हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन मैग्नेटिक मटेरियल का खत्म कर लिया है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत वाले लेक्चर से आपको बताया था कि मैग्नेटिक जो सर्किट टॉपिक है वो हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक सर्किट एनालिसिस जहां पे हम रिलक्टेंस वगैरह और सारा चीज़ें न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं, और दूसरा है मटेरियल के ऊपर बात करेंगे जहां पर हम लोग डाइपोल्स में मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है उसमें बात करेंगे। तो एक हिस्से के न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी 50 न्यूमेरिकल खत्म कर चुके हैं। तो ये जो बचा हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन था इसको हम लोगों ने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने खत्म कर लिए। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत मजा आएगा क्योंकि सारे के सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने पढ़े ना उनको मिक्सिंग करके हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो बहुत मजा आएगा। और गाइज इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल इसमें कवर कर दूंगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस ये चीजें याद रखना है क्योंकि एज इट इज एग्जैक्ट क्वेश्चन आए जरूरी नहीं, कई बार आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे, बट हो सकता है ऑप्शन कभी ऊपर कर दे कभी नीचे कर दे, थोड़ा सा वेरिएशन कर दे, बट हाँ आपका काम पूरा का पूरा बन जाएगा, सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जैसा मैंने सिखाया वीडियो को पॉज करना और सारे न्यूमेरिकल खुद से कॉपी में लिखना, फिर बताना कितने सही हुए कितने गलत हुए, है ना। तो एग्जाम का माहौल भी बन जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, और इनके जो पीडीएफ नोट्स है, जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जी सेंटर के ऐप पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज। बिना ऑप्शन देखे आप ये बोल सकते हो कि डायमैग्नेटिक का क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी का ही क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव तो है नहीं, निगेटिव है ना। इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता। आपको क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है सारे, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो ए और सी ऑप्शन तो हट गए, बी और डी बचा, है ना, निगेटिव है। तीसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक का याद है टेम्परेचर का रिलेशन में क्या देखा था, एकदम कॉन्स्टेंट। मैंने बोला जब तक स्लाइटली नहीं आया और तो ऑलमोस्ट आपको क्या कंसिडर करके चलना है, कांस्टेंट। तो यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि निगेटिव भी है और इंडिपेंडेंट, 2 and 3, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और स्लैश आर करेक्ट। पहला पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी मतलब काई की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो भाई फेरोमैग्नेटिक का तो क्या होता है, पॉजिटिव होता, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो पहला तो नहीं हो सकता। क्या पूछा, इनकरेक्ट तो नहीं पूछा, करेक्ट पूछा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन तो नहीं आ सकता है। चलो दूसरा देखते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। तो डायमैग्नेटिक का काई क्या होता है, स्मॉल भी होता है और नेगेटिव होता है, वेरी स्मॉल, है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा बी तो करेक्ट रहेगा। तीसरा पढ़ते, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर पैरामैग्नेटिक का भी क्या होता है, स्मॉल होता है बट पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 3 क्या है, करेक्ट है। फोर्थ पढ़ते हैं, द परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक। परमेबिलिटी मतलब किसकी बात कर रही है, वो म्यू वाला, म्यू आर के कंपैरिजन हमने देखे थे। हालांकि यहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं लिखा है, बट आप मान के चलिए कि परमेबिलिटी की बात हो रही है पूरी की पूरी। तो परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये स्टेटमेंट भी, फोर्थ स्टेटमेंट भी मैं करेक्ट मानूंगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक का हालांकि यहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी लिखना चाहिए था, बट मान के चलते थोड़ी देर के लिए कि ये इन्होंने रिलेटिव परमेबिलिटी को अकाउंट में लेके ही ऑप्शन दिया होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी पैरामैग्नेटिक का है ना, ग्रेटर देन, मैं पैरामैग्नेटिक समझ गया, देखो इस तरीके गड़बड़ हो सकती है। पैरामैग्नेटिक होता तो उसका ग्रेटर देन यूनिटी होता, बट डायमैग्नेटिक का तो क्या होता है, लेस होता है ना। डायमैग्नेटिक का जो हमने याद है वो टेबल देखना, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होता है, तो यहां पर क्या है, ग्रेटर देन किसकी, डायमैग्नेटिक की बात हो रही है, इसका मतलब फोर्थ भी गलत है। तो 2 और 3 ही क्या है, करेक्ट है। 2 और 3 कहां है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने अभी गलती करी कि नहीं, कि मैं गलती से डायमैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक पढ़ लिया, तो ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस से बिल्कुल आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा, दुर्घटना घट जाएगी। तो डायमैग्नेटिक की बात हो रही थी, है ना, और देखो शुरू के 3 ऑप्शन में किसकी बात हो रही है, देखो ससेप्टेबिलिटी की, किसकी, ससेप्टेबिलिटी, और यहां पर परमेबिलिटी की बात हो रही है। तो थोड़ा सा इस सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको ध्यान में रख के करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। अब आंख बंद करके आप बोल सकते हो
पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, स्मॉल होगा, है ना, लेस देन 1। देखो एक चीज हमेशा देखो, कई बार निगेटिव पॉजिटिव नहीं दे और कई बार ऐसा देता है लेस देन 0 और लेस देन 1। तो लेस देन 0 का मतलब देखो टाइम एक्सिस देखो, नंबर एक्सिस देखे तो ये 0 है, तो 0 से कम मतलब कि निगेटिव की बात हो रही है, और 1 से कम मतलब है तो पॉजिटिव बट स्मॉल की बात हो रही है ना, इस चीज को ध्यान रखना। नहीं तो कई बार निगेटिव को बोलने का तरीका क्या होता है, लेस देन 0, है ना, तो इस चीज में चूक हो सकती है। तो यहां पर पैरामैग्नेटिक का तो क्या होता है, स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है, तो लेस देन बट पॉजिटिव, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 1 होता नहीं है, लेस देन 0, 0 से लेस देन मतलब निगेटिव तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलो, आयरन इज अ पैरामैग्नेटिक है, एंटीफेरो है, फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आयरन के किस कैटेगरी में रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में रखेंगे आयरन को, है ना। फेकोनी, फेकोनी याद है कि नहीं, पीरियोडिक टेबल में ये 3 मटेरियल क्या है, फेरोमैग्नेटिक है कि नहीं, तो इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अच्छा इसके साथ में एक फेरोमैग्नेटिक, चलो बाद में फिर बात करेंगे स्टील वगैरह की, अलॉय, स्टील भी क्या एक तरह का अलॉय है ना, तो उसको हम उसमें कंसिडर करते हैं, चलो वो बाद में कभी क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। एयर एग्जिबिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई एयर क्या होती है। तब एक क्लिक तो ये करता है कि सर एयर तो एयर में तो क्या होगा, एयर तो हमारा नॉन मैग्नेटिक है, कोई मैग्नेटिक थोड़ी है एयर। बट जब उसका पीरियोडिक टेबल देखते हैं और उसमें देखते हैं एयर में अगर हम लोग मेजर कंपोनेंट की बात करें तो ऑक्सीजन रहता है, तो अगर उसकी बात करें तो ऑक्सीजन तो हमारा काय में है, ऑक्सीजन तो हमारा पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में है। तो अगर आपको ऑप्शन ऐसे नॉन मैग्नेटिक वगैरह नहीं दिखे, जब देखो कभी कभी लड़ाई होती है कि भाई लोहे और आयरन में हम बोले तो ये सॉरी लोहा और आयरन तो एक ही चीज है, आयरन और एयर में अगर बात करें तो मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक कौन है, तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि एयर नॉन मैग्नेटिक है और आयरन मैग्नेटिक है, क्योंकि हमें ऑप्शन ही 2 दिए, हमसे पूछा ही 2 कैटेगरी में है। अगर हमसे कोई पूछे कि 4 ऑप्शन ऐसे दे, फेरो है, पेरा है, एंटी है, फेरो, तब हमें क्या करना है, केमिस्ट्री के डेप्थ में जाके चीजें करनी है। अगर हम सिर्फ मशीन के नॉलेज से बात करें कि भाई एयर क्या है तो हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक है, आयरन क्या है, मैग्नेटिक है ना। और जब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके बिल्कुल मटेरियल के लेवल पे केमिस्ट्री में घुस के अगर बात करेंगे तो भाई एयर में जो कंपोनेंट ऑक्सीजन के ज्यादा होते हैं तो इस वजह से हम उसको पैरामैग्नेटिक में कंसीडर करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो दोनों का पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, मैंने दोनों चीजें बता दी आपको। चलो, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है, मैंने हार्ड मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट का कंपैरिजन कराया था, बीएच कर्व बताया था। सॉफ्ट मैग्नेट का बीएच कर्व क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब पतला होता है, और वो मोटा होता है हार्ड मैग्नेट का। तो देखते हैं, तो सॉफ्ट मैग्नेट में क्या होता है, हाई परमेबिलिटी एंड लो कोरिजिव फोर्स। तो कोरिजिव फोर्स कम होगा क्योंकि जो बीएच कर्व है बहुत ही स्मॉल बनेगा बीएच कर्व, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कोरिसिटिविटी वाला जो निगेटिव में हमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी फ्लक्स को जीरो करने के लिए, दैट इज कोरिसिटिविटी। तो ये कोरिजिव फोर्स जो है वो हमें कम लगाना पड़ेगा सॉफ्ट मैग्नेट में, क्योंकि बीएच कर्व कम बनेगा और परमेबिलिटी हाई रहेगी, है ना। परमेबिलिटी हाई रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बड़ी जल्दी से क्या होगा, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जल्दी से होंगे, तो सॉफ्ट मैग्नेट क्या होंगे, हाई परमेबिलिटी लो कोरिजिव फोर्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो जब भी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आए ना, तो आप हमेशा ये समझो कि बात हो रही है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली हम किससे बनाते हैं, हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। तो हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर क्या होता है, बहुत बड़ा, इसका मतलब क्या है, परमेबिलिटी बहुत हाई होगी। और सॉफ्ट मैग्नेट का बीएच कर्व कम बनता है, इसका मतलब नेगेटिव में हमें बहुत कम फोर्स में ही क्या होगा, मतलब सॉफ्ट मैग्नेट को मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज करना आसान होता है ना। तो कम कोरिजिव फोर्स में ही क्या हो जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 57, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज, कौन सा सॉफ्ट मैग्नेट होता है, तो मैक्स तो हमने कुछ सुना ही नहीं, एल्यूमिनियम कोबाल्ट तक तो और भी सुना है, बिस्मथ तो हमारा हाईली डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है, टंगस्टन स्टील होता नहीं, तो आयरन एक क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब सॉफ्ट मैग्नेट। तो देखो आपको क्या करना है, डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में कहां से सॉफ्ट मैग्नेट को हम क्या बोले, सॉफ्ट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और आयरन भी एक तरह का क्या है, फेकोनी, आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसका मतलब है क्या है कि वो वापस सॉफ्ट मैग्नेट में बनेगा। तो तार जुड़ते जा रहे हैं और वहीं पे हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। चलिए
द बार मैग्नेट हैज मोनोपोल डाइपोल, डाइपोल रहता है, बी इज द करेक्ट आंसर। बार मैग्नेट में दो ही पोल होंगे तो डाइपोल मोमेंट रहे, सॉरी दो डाइपोल तो रहेंगे, डाइपोल मोमेंट का भी एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल हाउ इज द ससेप्टेबिलिटी काय रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिक में तो हमारा क्या था, कांस्टेंट था, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। हमने कर्व बनाया इस तरीके से, ये कर्व बनाया था ना टेम्परेचर में और ससेप्टेबिलिटी का कर्व काई का, तो बी इज द करेक्ट आंसर, काई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बी इक्वल टू म्यू एच, बी सी इज द करेक्ट आंसर, याद है, बी इक्वल टू बी एम है ना, ये म्यू नॉट एच, ये म्यू नॉट एम और म्यू कॉमन ले लिया था हमने तो एच प्लस एम, याद है वो अंडरलाइन करवाया था फॉर्मूला, बिल्कुल वही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव, है ना, जिसमें रैपिड रिवर्सल हो रहा है तो उसमें क्या होगा, हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो इसका मतलब देखो, मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म, इसका मतलब जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो बहुत रैपिडली हो रहा है, मतलब कि जो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, डाइपोल्स का उल्टा पुल्टा, है ना, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। इसका मतलब आपका BH कर्व भी क्या होगा, बहुत कम बनेगा, मतलब छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करनी पड़ रही, कम मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटाइजेशन हो गया, फिर कम मैग्नेटिक फील्ड में ही डिमैग्नेटाइजेशन हो गया, है ना, जैसे BH कर्व है कि नहीं। बहुत ही कम मैग्नेटाइजेशन में कहाँ हो गया, सैचुरेशन पे चले गया, वापस से डिमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत कम में, तो बहुत पतला सा क्या बनेगा आपका, BH कर्व बनेगा। तो BH कर्व बहुत पतला सा मतलब कि सॉफ्ट मैग्नेट जैसा हो रहा है। ये सॉफ्ट मैग्नेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं, वही सारी पूरी कहानी। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, हाई परमेबिलिटी होता है, और कम छोटा बनेगा तो हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या होगा, कम रहेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन टू जीरो इज कॉल्ड कोरेसिविटी, है ना, कोरेसिव फोर्स। याद है, कितनी बार तो मैं रिपीट कर चुका हूं कि नेगेटिव में लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए, ठीक है। ये देखो, चलो बना देते हैं ये वाला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ये यहां पे क्या था, यहां पे H जीरो था बट B नॉट इक्वल टू जीरो था, तो हमें नेगेटिव में H देना पड़ा, जिसकी वजह से यहां पर आके हमारा क्या हो गया, H नेगेटिव हो गया और B हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो B इज द करेक्ट आंसर। तो जितना ये लगा है फोर्स एक्स्ट्रा नेगेटिव में, इसको बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरेसिविटी, ठीक है। चलो, द कोरेसिव फोर्स इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स रिलेटेड टू, अब देखो आपको ये कर्व दे दिया है और बोला है कोरेसिव फोर्स बताओ इसमें, तो आप तो बोल दोगे सर ये वाला कोरेसिव फोर्स है। तब ऑप्शन देखते हैं, एरिया एनक्लोज बाय BH कर्व, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एरिया एनक्लोज्ड, एरिया तो क्या हो जाएगा, वो हिस्टेरिसिस लॉस वाली कहानी हो जाएगी। इंटरसेप्ट ऑन द नेगेटिव H एक्सिस ऑफ द BH लूप, है ना। तब देखो निगेटिव एक्स एक्सिस है, बिल्कुल निगेटिव एक्स एक्सिस कौन सी हो गई, ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक निगेटिव H एक्सिस हो गई, और इसका इंटरसेप्ट ये इंटरसेप्ट हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा ना इंटरसेप्ट वाली बात, मतलब जितने डिस्टेंस पे इस एक्सिस को काटेगा तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाता, वाई में काटेगा तो वाई इंटरसेप्ट हो जाता। जनरली हम लोग जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं। तो यहां पर एक्स एक्सिस पे है, मतलब एच एक्सिस हो गई, एच एक्सिस मतलब कि एच इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट ऑन द नेगेटिव एच एक्सिस ऑफ द BH लूप, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोरेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन लेते हैं तो पॉजिटिव B एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा, रेसिडुअल या स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, which of the following statement should be true if one compares the hysteresis loop of hard and soft magnetic material। चलो देख लेते हैं, hysteresis loss of hard magnetic material will be less than that of soft magnetic material। वाह भाई वाह, ये कोई बात हुई क्या, हार्ड मैग्नेट का तो क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होता, बड़ा इस BH कर्व बनता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकेंड,
कोरिसिविटी ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल विल बी ग्रेटर देन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का क्या है, कोरिसिविटी ज्यादा होगा, है ना। हार्ड मैग्नेटिक का ये देखो, ये पूरा का पूरा थोड़ी देर के लिए हार्ड का बना दिया मैंने, और ये बना दिया मैंने सॉफ्ट का, ये सॉफ्ट का, ये सॉफ्ट का। तो देखो इसकी कोरिसिविटी क्या है, ज्यादा है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की, है ना। तो इसका मतलब सेकंड तो है, बिल्कुल है। रिटेंटिविटी ऑफ टू मटेरियल विल ऑलवेज बी इक्वल, नहीं, रिटेंटिविटी कहां हो जाएगी, देखो ये रिटेंटिविटी कहां अलग अलग है दोनों की। तो इसका मतलब है कि सिंपल बी इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी दो इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, द शेप ऑफ BH कर्व फॉर एयर गैप इज। तो अब देखो एयर गैप, सिंपल आपसे एयर गैप पूछा है तो उसको हम नॉन मैग्नेटिक में कंसिडर करते हैं, और नॉन, क्योंकि एयर गैप मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, मशीन वगैरह के टाइम पे मैग्नेट और जो बीच में एयर गैप बनती है उसके बीच में बात हो रही है। तो हम जो मटेरियल होगा फेरोमैग्नेटिक उसको फेरो लेते हैं हम लोग, आयरन का पार्ट उसको हम फेरोमैग्नेटिक लेते हैं, जो एयर गैप है उसको हम लोग नॉन मैग्नेटिक में कंसिडर करते हैं, है ना। तो देखो एयर को कभी पैरामैग्नेटिक में भी लेते हैं और कभी नॉन मैग्नेटिक में भी लेते हैं, याद है ना। तो इसलिए यहां पे सिंपल एयर गैप पूछा है तो हम ये बोलेंगे कि उसका नॉन मैग्नेटिक, और नॉन मैग्नेटिक का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। सिंपल आपका BH कर्व क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। किसका, इसका D है ना। दो क्वेश्चन एक में अटैच है। आयरन लॉस इज नोन एज, ये मैं आपको ट्रांसफॉर्मर में पढ़ाऊंगा, बट मैंने यहाँ पे रख दिया क्वेश्चन कि आयरन लॉस का मतलब है जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी हो और एडी करंट लॉस भी हो। तो A और B दोनों है, तो C इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अ मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरिसिस लॉस टेक प्लेस प्राइमरली ड्यू टू फ्लक्स डेंसिटी लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन फॉर मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, इट्स हाई रिटेंटिविटी, रैपिड रिवर्सल ऑफ इट्स मैग्नेटाइजेशन। तो हिस्टेरिसिस लॉस हमारे किसकी वजह से प्राइमरली हो रहे हैं कि हो के, देखो हिस्टेरिसिस कर्व को एक और नाम है, हिस्टेरिसिस कर्व का या BH कर्व का एक और नाम है मैग्नेटाइजेशन कर्व। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अंदर के जो डाइपोल्स होंगे वो कभी डिमैग्नेटाइज हो रहे हैं, कभी मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहे हैं। इसका मतलब उसके अंदर डाइपोल्स का क्या होगा, रिवर्सल हो रहा है। तो डाइपोल का रिवर्सल हो रहा है, उसी की वजह से आपका हिस्टेरिसिस कर्व बन रहा है, और उसी की वजह से हिस्टेरिसिस लॉस आएगा। तो अभी की जानकारी के हिसाब से आप क्या बोलेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस आपका क्या होगा, रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से, और एक और नाम है BH कर्व का मैग्नेटाइजेशन कर्व, ठीक है। बाकी हिस्टेरिसिस लॉस को थोड़ा सा और डिटेल में मैं ले जाऊंगा कि सैचुरेशन वगैरह की वजह से क्या आएगा, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कहां पे, ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में, ठीक है। चलो, द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इज अ मेजर ऑफ, ये वैसे क्वेश्चन मुझे यहां नहीं डालना था, ये वाला एनर्जी लॉस पर साइकिल कि जो हिस्टेरिसिस कर्व बना है ना आपका, इसमें ये जो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैलकुलेट करने के लिए और हिस्टेरिसिस लॉस का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला सारा का सारा मैं आपको ट्रांसफार्मर में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए सिंपल ये क्वेश्चन यहां लिखे रहने देना, कोई दिमाग नहीं लगाना। हिस्टेरिसिस लूप का जो मेजरमेंट है वो एनर्जी लॉस पर साइकिल के हिसाब से चलता है, ठीक है। अभी लिखे रहने देना, जब ट्रांसफार्मर बस पढ़ने ही वाले हम लोग, ट्रांसफार्मर में ये पूरा का पूरा मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज अ फेनोमेना वेयर बाय द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लीड्स टू चेंज इन रिलेटिव परमेबिलिटी, फिजिकल डायमेंशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता क्या है कि डायमेंशन और शेप में चेंज हो जाता है। तो यहां पर क्या दे रखा है, फिजिकल डायमेंशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज अ फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नहीं, चेंज इन परमेबिलिटी नहीं, चेंज इन फिजिकल डायमेंशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है। सो एट दिस नोट आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करे थे, 70 पे पहुंचे हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और आपने देखा होगा इसमें से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आपने खुद सही करे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल में एक बार आपने थ्योरी बहुत अच्छे से सीख ली, तो उसके बाद क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेले, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। बस ये है कि छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन नहीं हो, बस क्योंकि बहुत थोड़ी क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने बहुत सलीके से पढ़ा है, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको पढ़ाया है, तो आप सारे स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो, क्वेश्चन अभी और बाकी है।
तो अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन डिस्कशन देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।